आज हम करेंगे चैप्टर 3 द मुगल एम्पायर, चैप्टर 4 सॉरी द मुगल एम्पायर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, जब हम इतिहास में मुगलों के बारे में पढ़ते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कुल मेहर 1526। ये वो डेट है जिस दिन पानीपत का पहला युद्ध होता है। इसके बाद 2 बैटल्स और होंगी पानीपत की, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और डिसिसिव बैटल्स हैं। ये पानीपत की फर्स्ट बैटल जो है, आपको इतना याद रखना है, ये मुगल वर्सेस लोधीज था। लोधीज, और आप सीधा सीधा अगर कहें तो ये मुगल वर्सेस अफगान था। लोधीज कौन थे? खान थे, अफगान थे। याद रखना इस बात को, सिकंदर लोधी। और ये जिस तरह से मुगलों के समय में शुरू से ही जिस तरह से सल्तनत पीरियड में शुरू से ही दिल्ली को तरजीह दी गई, दिल्ली को इंपॉर्टेंस दी गई और दिल्ली को राजधानी बनाया गया स्लेव डायनेस्टी की तरफ से। इसी तरह से स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, लेकिन लोधियों के समय पे आते आते सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब आपको सवाल आएगा कि आगरा को किसने राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी। लोधी आगरा में चले गए, पहली बात। दूसरा, लोधी इस कंसेप्ट को फॉलो करते थे, प्राइम अमंगस्ट इक्वल्स। प्राइम अमंगस्ट इक्वल्स, जो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है, वो एक नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन बाकियों कंपैरेटिवली प्राइम है। तो सिकंदर लोधी जमीन पर बैठ करके बाकियों के साथ खाना खाता था, कारपेट पे बैठ के डिस्कशन करता था। ये ऑलवेज एक अफगानी कंसेप्ट है, और हमेशा जो ट्राइबल लोग होते हैं वो यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं। ये 2 बातें। इसके बाद शेर अफगान जब आएगा, शेर शाह सूरी, उसकी भी पॉलिटी में यही नजर आएगा। तो अब इसके बाद से आपको पूरे देश में अफगानी घूमते नजर आएंगे चारों तरफ। अब आप बार बार सोचेंगे ये कहां से आए। यही अफगानी कभी कोलैबोरेशन कर लेंगे राजपूतानास के साथ, यही अफगानियों का कभी कोलैबोरेशन हो जाएगा मराठों के साथ, यही अफगानियों का कभी कोलैबोरेशन हो जाएगा असम अहोमों के साथ, और सबका कन्फ्रंट्रेशन होगा मुगलों से ही। हैं ये भी मुस्लिम, हैं मुगल भी मुस्लिम, बट दोनों की एथनिसिटी अलग है। ये वही अफगानी है जो उस समय के उखाड़े गए हैं बाबर की तरफ से, जो लोधियों के शुभचिंतक थे। लोधियों के शुभचिंतकों ने पूरे 300 साल तक नाक में दम करने का प्रयास किया है मुगलों के, और लोधी कौन थे? अफगानी थे। अब ये कभी नर्वस तो नहीं हो गए? यहां से बार बार समझ आ जाएगा कि मुगलों का मेन कन्फ्रंटेशन किन से रहेगा? ऑलवेज किसी ना किसी आहे बगाहे शुरुआत में अफगानियों के साथ ही, और बाद में भी अफगानी तंग करते रहेंगे। ये चलता रहेगा। फिर समय समय पर उन्हें मेन थ्रेट तो मिलते रहेंगे। अकबर के समय तक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेट तो उन्हें चित्तौड़ से रहेगा, मेवाड़ से रहेगा, ये बात याद रखना। और फिर औरंगजेब के समय में यही थ्रेट हो जाएगा मराठा से। मराठों खत्म करते करते मुगल साम्राज्य नाश हो गया। खुद 1908 में खुद औरंगजेब को दक्षिण जाना पड़ा था उतनी उम्र में, कैंपेन लीड करने। दमन तो कर दिया मराठों का, लेकिन कभी मराठा इनके कंट्रोल में नहीं आए और उन्हें बर्बाद करके रख दिया। आई बात समझ में? तो समय समय पर इनके प्राइम थ्रेट तो बदलते रहेंगे, लेकिन इन सभी थ्रेट्स में कांस्टेंट थ्रेट अफगानों का है, वो चलता ही रहेगा। और एक समय में तो अफगान इन्हें खदेड़ ही देंगे। 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को भारत से रुखसत करके ईरान तक दौड़ने के लिए मजबूर कर देगा, और ईरान की सफाविद रूलरों के पास जाके शरण लेगा वो। और इसीलिए उस समय अमरकोट के राजा के घर अकबर का जन्म होगा, जब हुमायूं देश से भाग रहा था। यही कारण है कि अकबर का जन्म एक हिंदू राजा के घर में होता है, एक हिंदू महल में होता है। तो अकबर भारतीय जमपाल है, भारत में जन्मा है, और भारतीय परवरिश है उसकी, इसलिए उसका राजपूताना में एक्सेप्टेंस बहुत था। राजपूतों से उसके लिंक बहुत स्ट्रांग थे, इस बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो मुगल वर्सेस लोधी है, ये बैटल ऑफ पानीपत है। फर्स्ट डेट 1526 है, जीतेगा मुगल। ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी की जंग है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, जीतेगा बाबर, हारेगा इब्राहिम लोधी। और यहीं से मुगलिया सल्तनत की सत्ता स्थापित होगी भारत पे। लेकिन इस बैटल की विक्ट्री को पक्की स्टैंप लगाने का काम इससे अगली बैटल करेगी, उसे हम कहते हैं खानवा का युद्ध, द बैटल ऑफ खानवा विद राणा सांगा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। अब हम आएंगे इन पे, चलिए समझते हैं ये कहां से आए। मंगोलों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो मुगल हैं, ऐसा कहा जाता है मंगोल से आता है ये नाम।
मंगोल से मोगोल, मोगोल से मोगुल, मोगुल से मुगल हो जाते हैं भारत आते आते। 1206 में चाइना के ऊपर के इलाके में मंगोलिया नाम के एरिया से एक कौम का जन्म होता है जो तत्तर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और चंगेज खान या गेंगिस खान, घेंगिस या गेंगिस या चंगेज, ये सारा जो भी है खान मेन पर्सन है जो एक बारबेरियन एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। इसने बड़ी तेजी से अपने आप को फैलाया पूरे वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल एम्पायर इन द कंटिन्यूटी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द बेरिंग स्ट्रेट, फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशियन, ट्रैवर्सिंग द होल सेंट्रल एशिया एंड होल रशिया, दैट वाज मंगोल एम्पायर। अब तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल एम्पायर है कॉन्टिन्यूटी में, शेर जैसी शेप थी। इसी एम्पायर के नक्शे कदम पे इसके बाद एक एम्पायर बनेगा रशियन एम्पायर। कॉन्टिन्यूटी में ये लार्जेस्ट एम्पायर है। अगर आपसे कोई पूछे, वैसे ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा था लेकिन वो स्कैटर्ड था, अलग अलग जगहों पे था। कॉन्टिन्यूटी में यही है, एक छोर से दूसरे छोर तक। ये किसने बनाया? चंगेज खान ने। आगे आगे बढ़ते गए और कॉपरेशियन कंसेप्ट फॉलो किया जाता था इनकी तरफ से। प्राइमोजेनिचर का कंसेप्ट ये फॉलो नहीं करते थे। सबसे बड़े बेटे को राजगद्दी नहीं मिलती थी, सभी बेटों को बराबर बराबर इलाके दे दिए जाते थे। खनाते, खनातों से खान पैदा हो जाएंगे आने वाले समय में, तो इलाके दे दिए जाते थे, प्रोविंसेस दे दी जाती थी। सभी साइमल्टेनियसली रूल कर रहे होते थे, इसलिए मंगोल भी 5 ब्रांचों में बढ़ जाएंगे, जैसे ओडोगी होगा और इधर चगताई होगा। तो चगताइयों से निकली एक ब्रांच पहुंचेगी भारत वाले मुगल। तो ये इतने तगड़े वॉरियर मुगल क्यों माने जाते थे? क्योंकि माता की साइड से, मदर की साइड से, मैटरनल साइड से ये चंगेज खान के वंशज हैं, चंगेज खान के वंशज हैं। लेकिन ये कभी भी लाइक नहीं करते थे खुद को चंगेज खान से रिलेट करवा के जानना, क्योंकि चंगेज खान के बारबेरियन एटीट्यूड की वजह से, उसकी वो उस नेगेटिव इमेज की वजह से कि वो नरसंहार करता था। लेकिन भारत के मुगल इससे टोटली अलग थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत के मुगलों की एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी जिन्होंने उसे भारतीय इतिहास में अमर बनाया है, वो है डिफीट बट नॉट हॉस्टिलिटी। हराना बट हॉस्टिलिटी नहीं करना, ह्यूमिलिएशन नहीं करना किसी रूलर का, रिस्पेक्ट देना। पूरे के पूरे इतिहास में जब भी इन्होंने इस पॉलिसी को डिनाई किया तब इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। यही एटीट्यूड औरंगजेब ने अपनाया, किसके साथ? मराठा रूलर शिवाजी के साथ। शिवाजी इसी थॉट में गए कि अब फिर से मुगल अपनी वही पॉलिसी फॉलो करेंगे, इसलिए वो उनके साथ हाथ मिलाने, सरेंडर करने गए। लेकिन उनको आगरा में बदनामी झेलनी पड़ी, इंसल्ट किया गया औरंगजेब की तरफ से। वो वहां से निकले हैं, किसी तरह से बच के दौड़े हैं, और जिंदगी में दोबारा कभी मराठे इनके कंट्रोल में नहीं आए। उसके बाद शिवाजी ने नाक में दम कर दिया इनके कि तुमने इंसल्ट किया है, तुम्हें सहना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज हमेशा मुगलों ने एक चीज फॉलो की है कि ह्यूमिलिएशन नहीं देते थे, सिर्फ हराते थे बस। उसके बाद उनकी जो लैंड होता था उसको कहते हैं वतन, उनका वतन उन्हें ही वापस कर देते थे इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, जागीर। तो इसे कहते हैं वतन जागीरे, वतन जागीरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो फादर की साइड से ये कौन से? दूसरे बहुत ही महान शासक, और इसका नाम था तिमूर। ये पैटर्नल साइड से तिमूर के वंशज थे। तिमूर माने द आयरन, लोहा, लोहे को तिमूर कहते हैं, तैमूर भी कहेंगे। इसे तिमूर कहो, तैमूर कहो, जो कहना कहते रहो। अब मुद्दे की बात यहां पर यह आ जाती है कि इसे तिमूर लंग कहते थे। इसकी टांग एक लंगड़ी थी जिसका नाम बहुत मशहूर है, तिमूर लंग। तिमूर की एक खासियत है कि 1398 में तिमूर ने भारत पे रेड मारते समय दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तिमूर ने दिल्ली पे कब कब्जा कर लिया था? 1398 में। आई बात समझ में? और भारत में उस समय किसका शासन होगा? तुगलकों का। तो तुगलकों के समय में तिमूर दिल्ली में आके सत्ता पे काबिज हो गया, लेकिन लूट के चला गया, रुका नहीं। इसी बात को दिमाग में रखता है बाबर कि भारत के थ्रोन पे लेजिटिमेट राइट तो मेरा बनता है, क्योंकि मेरे एंसेस्टर तिमूर ने दिल्ली को कब्जाया था, दिल्ली की सत्ता मेरी बनती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि भाई इंडिया क्यों भारत की तरफ आता है, ये तिमूर है।
तो भारत के मुगल माँ की साइड से चंगेज खान के, पिता की साइड से तैमूर के वंशज हैं। ऑलवेज इन्होंने खुद को तैमूर से जोड़ा है कि हम तिमूरिड हैं। ये ऑलवेज खुद को तिमूरिड कहते पाए जाएंगे और तैमूर से ही इंपॉर्टेंस मिलती है इनको और तैमूर की पॉलिसीज ही ये फॉलो करते हैं। तो अब समझते हैं कैसे होता है सारा सीन। तो तैमूर का बेटा यानी कि बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मीरन शाह है। बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादे का पिता, तो ये मीरन शाह है, ये तैमूर का बेटा है। मीरन शाह के बाद बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। वो फिल्म में सुल्तान मिर्जा नाम इसी से उठा लिया उन्होंने, वंस अपॉन अ टाइम इन मूवी। इसके बाद बाबर का ग्रैंडफादर अबू सैयद और इसके बाद बाबर का फादर उमर शेख, इसके बाद बाबर। ये बाबर ने भारत में सत्ता जमाई है। ये लीनियज क्लियर। तैमूर से मीरन शाह, उससे सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, उससे अबू सैयद, उससे उमर शेख, उससे बाबर। बाबर से अकबर, अब बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब। ये तैमूर से औरंगजेब की लीनियज आपको रट गई है। कभी गच्चा नहीं खाओगे कि तैमूर के वंशज कैसे हुए, ऐसे हुए। ओके। अब ऑलवेज इनके अंदर क्रेज था तैमूर के साथ खुद को जोड़ के रखने का। तो इनकी आपको हर रूलर के टाइम पे एक मिनिएचर पेंटिंग दिखेगी, जिस मिनिएचर पेंटिंग में ये अपना फैमिली पोर्ट्रेट दिखाते पाए जाएंगे और जिसमें ऑलवेज सेंटर में तैमूर को दिखाएंगे, ये बताने के लिए कि तैमूर कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको देखेंगे तो सेंटर में आपको तैमूर दिखता है, ये तैमूर है, ठीक है। और तैमूर के बगल में आप देखें, अब जब इस पिक्चर को आप देख रहे हैं तो बुक आपने सामने रखी है ना, पेज नंबर 46 बुक आपने सामने रखी है। तो आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड है। जब आपको कहा जा रहा है कि तैमूर के राइट, तो मैंने आपका राइट हैंड है। तो तैमूर के राइट में जो सबसे पहले बैठा है तैमूर का बेटा और बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मीरन शाह, ये मीरन शाह बैठा है। तैमूर के राइट में ही मीरन शाह के साथ जो बंदा बैठा है उसका नाम है अबू सैयद, यानी कि बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर, नहीं बाबर का ग्रैंडफादर अबू सैयद। अबू सैयद के बगल में जो पर्सन बैठा है तैमूर के राइट में ही, इसका नाम है बाबर। बाबर के साथ जो पर्सन बैठा है इसका नाम है अकबर। अकबर के साथ जो पर्सन बैठा है इसको कहते हैं जहांगीर, ठीक है। अब तैमूर के लेफ्ट में आ जाइए, तो तैमूर के लेफ्ट में कौन बैठा होगा, बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर यहां पर कौन है, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा के साथ में कौन बैठा है, बाबर का फादर। तो बाबर का फादर यहां पर कौन है, उमर शेख, यंग है ना, देखो दिख रहा है। उसके बाद यहां पर कौन बैठा है, उमर शेख के साथ ये बैठा है हुमायूं। ये हुमायूं के साथ कौन बैठा है, थोड़ा बूढ़ा सा जहांगीर, हाँ शाहजहां, एक मिनट, हाँ सॉरी, दिस इज शाहजहां, ओके। तो दिस इज शाहजहां और लास्ट में कौन है, औरंगजेब, ठीक है। सारा फैमिली ट्री क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। ये इनकी शक्लें देख लेना, ठीक है, अच्छे से मिक्स किए हैं दादे परदादे इधर उधर, अच्छे से समझ लेना। ऑलवेज ऐसी फोटोज दिखाए या पाए जाएंगे। किससे लिंक कर रहे हैं, देखिए तैमूर। इस फोटो की बहुत बड़ी खासियत है क्या, इस एक ही फोटो से पता लग जाता है कि ये पूरे के पूरे ट्री ऑफ जीनियोलॉजी है, सारे के सारे किंग हुए हैं। मतलब किंग बनना मुगलों का बर्थ राइट है। इस फोटो का मतलब कि शासन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सारे शासक हैं, कोई भी पर्सन सर्वर नहीं, किसी ने सर्व नहीं किया कभी, सब रूलर है एंड तक। आई बात समझ में। तो यहां से पता लगता है कि मुगलों के मुताबिक राज करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार था, बर्थ राइट था। इस तरह से ये खुद को हमेशा तैमूरों से जोड़ते आए हैं और तैमूर पे इन्हें फक्र था कि तैमूर जीनोलॉजी पर हम बहुत मान करते हैं। अब भारत की शुरुआत को समझते हैं कि भारत में कैसे सत्ता स्थापित होती है और मुगलीय चर्चा भारत में कैसे आती है। फैक्चुअल चीजें करेंगे, मेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर की रहेगी वो अकबर की पॉलिसी की बारीकियां रहेंगी।
उनको समझना जरूरी है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारत में एक कैओस था 1526 के दौरान। उस कैओस का फायदा उठाने के लिए आतुर था एक इंसान जिसका नाम था बाबर। वो कैसे? बाबर किसी जमाने में 12 साल की उम्र में ही अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन यानी कि गद्दी पर बैठ गया था उज्बेकिस्तान के मैंने उज्बेकिस्तान लिखा ताकि आपको समझ आए मैं उज्बेकिस्तान से कैसे उज्बेकिस्तान बना। तो उज्बेकिस्तान के ईस्ट में आने वाली एक जगह फरगना की गद्दी पर बाबर बैठा ही था। अभी 12 साल की उम्र थी और इतने में मंगोलों की ही एक ब्रांच उज्बेक्स ने आक्रमण कर दिया फरगना पर और अपने ही कंटेम्पररी, अपने ही क्लैन, अपने ही एथनिसिटी से, लेकिन एक राइवल ब्रांच उज्बेकों से खदेड़े गए बाबर को कहीं और जगह नहीं मिली। फाइनली भटकते हुए आके 1504 या 1505 के अराउंड काबुल को कंट्रोल करता है। अफगानिस्तान में काबुल की सत्ता पर विराजमान होता है। तो आपको बाबर के द्वारा बनाए गए गार्डन्स आज अगर मिलते हैं तो काबुल में मिलेंगे, याद रखना। 4 बाग जो मिलेंगे, 4 बाग बनाते थे ये लोग, ये काबुल में मिलेंगे। ओके, तो काबुल नीचे आ गया ना, उज्बेकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान, काबुल में आके सेट हुआ। अपने एंसेस्टर तिमूर के सपने पूरे करना चाहता था, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करना चाहता था, पर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ सपना पंजाब जीतने का था बस। पंजाब आके कंट्रोल करना, सारी कहानी सेट। इसी इच्छा के साथ आसपास के एरियाज को कंट्रोल करने लगा, अपने आप को कंसोलिडेट करने लगा, ऊपर से खदेड़ा गया था। ऐसे में भारत का एक रूलर इब्राहिम लोदी जो भारत में रूल कर रहा था, उसके डिफेक्टर बहुत थे उसके दरबार में, और उनमें से एक डिफेक्टर हुआ करता था पंजाब का गवर्नर था, उसका नाम था, फर्स्ट नेम मिस हो रहा है, अभी याद आएगा। सेकंड और थर्ड नेम है खान लोधी, इसका भी नाम है खान लोधी। ये पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। इसने बाबर को इनवाइट किया कि आप इंडिया आके अटैक करो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसने बाबर को बुलाया। इसने बाबर को इनवाइट किया, दौलत खान लोधी एंड इब्राहिम लोधी का एक अंकल था, चाचा कह सकते हैं आप उसको। इन दोनों ने मिलकर के बाबर को इनवाइट किया कि आप भारत आकर के आक्रमण करो। इनके माइंड में ये था कि जब बाबर भारत आके आक्रमण करेगा तो ये इब्राहिम लोधी को पोजीशन से हटा देगा और फाइनली बाबर आक्रमण करके चला जाएगा और फिर दिल्ली की सत्ता हम संभालेंगे। ये इनका सबसे बड़ा अब तक का मिसकैलकुलेशन था। इसी तरह से एक भारतीय रूलर राणा सांगा हुआ करता था। राणा सांगा के मन में भी यह मिसकैलकुलेशन था। उसने भी बाबर को एक लेटर भेजा और एक एम्बेसी भेज के ये अश्योर किया कि आप भारत आकर के आक्रमण करो, मैं आपका समर्थन करूंगा। राणा सांगा की इसके पीछे 2 कैलकुलेशन थी। पहली कैलकुलेशन उसकी ये थी कि जब ये मुगल बाबर भारत आके आक्रमण करेगा, इसका युद्ध इब्राहिम लोधी से इतना लंबा चलेगा कि उस इतने लंबे चल रहे कैओस का फायदा उठा करके मैं जिन एरियाज को ऑक्यूपाई करना चाहता हूं मैं कर लूंगा। इसकी सेकंड कैलकुलेशन ये थी कि अगर युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है तो बाबर कभी भी भारत में टिकेगा नहीं, अपने वंशज तैमूर की तरह दिल्ली को लूट के वापस चला जाएगा और दिल्ली का दावा मैं ठोकूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा। 2 कंसिडरेशनें थी इसकी। अल्टीमेटली बाबर इन सारी चीजों को देखते हुए भाग गया कि भारत में माहौल बन चुका है, मुझे एंट्री करनी है। ऐसे में बाबर ने जब भारत में एंट्री करनी शुरू की तो सबसे पहले उसके आक्रमण आपको पंजाब के अराउंड ही दिखते हैं और पंजाब को बहुत पहले ही अपने कंट्रोल में ले चुका था। अब इस कंट्रोल में लेने वाले प्रोसेस के दौरान हुआ यह है कि जो दौलत खान लोधी है, इब्राहिम लोधी ये भाग गया था कि ये बाबर के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना भेज के दौलत खान लोधी को पहले ही वहां से एविक्ट करा दिया था और अपनी सेना के बल पे इब्राहिम लोधी ने मुगलों की सेना जो बाबर के अधीन पंजाब में एंटर हो रही थी उनको भी खदेड़ दिया। इस बात से आहत होकर के बाबर ने 2 दिन तक पूरे लाहौर को जलाया, आग के हवाले झोंक दिया और बड़े जबरदस्त तरीके से अब वो अवेंज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। इस दौरान उसने ये भी महसूस किया कि राणा सांगा भी आगे नहीं आ रहा है, मदद नहीं कर रहा है। किसी तरह से आगे बढ़ा कौन? बाबर।
और फाइनली 1526 में जब वो पंजाब से होते हुए आगे बढ़ेगा तो नेचुरली पहले रास्ते में पानीपत ही आएगा ना। हम लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं तो पहले रास्ते में हरियाणा पानीपत ही आता है। तो पानीपत में इनकी जो बैटल फाइट होगी उसमें ये हार जाएगा इब्राहिम लोदी। जब पानीपत की बैटल होती है इब्राहिम लोदी हार जाता है, जबकि लोधियों का कंट्रोल कहाँ है, दिल्ली में। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि दिल्ली और आगरा अब किसके कंट्रोल में आ गया है, बाबर के कंट्रोल में। लेकिन बाबर को अभी कुछ चीजें फेस करनी है, वो ये है कि बाबर को ये क्लियर हो गया है कि राणा सांगा अब बैक स्टेज कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है बाबर को खदेड़ने के लिए। जबकि बाबर को इस बात का गुस्सा था कि राणा सांगा ने मेरी मदद करने की बात की थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में कहीं भी नजर नहीं आया और मौन रहा। वो अपने लेवल पे गुस्से में है, राणा सांगा को अपनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इब्राहिम लोदी चला गया और अब गद्दी पे बाबर है, और अगर ये टिका तो ये हटने का नाम नहीं लेगा। ऐसे में जब वो अपनी कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है तो फिर नेक्स्ट फाइट राणा सांगा से ही होनी बनती थी। तभी बाबर भारत पे असली ठप्पा लगाएगा। इन फाइट्स और इन बैटल्स को समझते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? फ्लो क्लियर हुआ? चलिए, तो पहला बैटल ऑफ पानीपत के कुछ मुख्य बिंदु। पानीपत प्रणिपात, यहीं से शुरुआत होती है भारत की। कुछ भी करना है तो यहीं से होता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट बैटल में? ऐसा कहा जाता है कि लगभग 12,000 के अराउंड सैनिक थे बाबर के पास, और इब्राहिम लोदी को ऐसा लगा कि मेरी इतनी ह्यूमंगस फोर्स के सामने कभी भी बाबर टिक नहीं पाएगा। कुछ डेवलपमेंट समझते हैं। देखिए, इंडिया में 14th सेंचुरी से ही, तुर्कों के समय में ही, यानी कि सल्तनत रूलर के समय से ही गन पाउडर की एंट्री हो चुकी थी। गन पाउडर यहाँ पर आ चुका था, और कहीं ना कहीं मालवा के इलाके में, कहीं ना कहीं गुजरात के इलाके में, और कहीं ना कहीं डेक्कन के इलाके में इसके इस्तेमाल भी हो चुके थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इन गन पाउडर्स को प्रॉपर फायर आर्म्स के फॉर्म में यूटिलाइज करने का काम बड़ी ही एफिशिएंटली बाबर ने किया पानीपत के युद्ध में। और इसकी सारी प्रैक्टिसेस को हम समझते हैं कि बाबर कैसे जीत पाया और कैसे इब्राहिम लोदी ने मिस कैलकुलेशन कर लिया बाबर की फोर्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जो मुगल हुआ करते थे ये एक ना एक तरीके से सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं, तो इनका मेन स्टे ऑलवेज हॉर्सेस पे रहता है। तो हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्विफ्टली ये मूव करते हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मुगलों का रूलर बाबर अपने साथ एक प्रैक्टिस लेकर के आया था, और ये तुर्की के ओटोमन रूलर्स की प्रैक्टिस थी। इसे हम ओटोमन फाइटिंग टेक्निक कहते हैं। ओटोमन फाइटिंग टेक्निक, इस पे सैकड़ों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसको इलेबोरेट कर रहा हूं मैं। बुक में इसका एक जगह पे भी जिक्र नहीं है अभी, इस क्लास की बुक तक आगे जाके आएगा, लेकिन अभी नहीं है, उसमें भी इतना इलेबोरेटेड नहीं है। ओटोमन फाइटिंग टेक्निक यानी कि तुगलुमा। ओके, क्लियर हुआ ये नेम? या अराबा या तुलगुमा, जहां पे जो मिलेगा समझ जाना। ओके, क्या मीनिंग है इसका, इस फाइटिंग प्रैक्टिस का? सुनिए, बाबर बहुत समय पहले ही पानीपत के मैदान में पहुंच गया था। सारे बैटलफील्ड का, उसकी ज्योग्राफी का और सारे विलेजेस का सर्वे उसने कर लिया था, और इन सारी चीजों को करने के साथ उसने कुछ अरेंजमेंट्स किए। उसने बड़े पैमाने पर पानीपत के अराउंड जितने भी विलेजेस थे वहां से कार्ट इकट्ठे किए, कार्ट, बग्गियां इकट्ठी की, जिनको बैल, जिन कार्ट्स को बांध के सामान ले जाते हैं, सिर्फ कार्ट इकट्ठे किए, बैल नहीं चाहिए था उसको, कैटल नहीं चाहिए था। इन कार्ड्स का उसने क्या किया, अब उसने तुलगुमा प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। और ये तुलगुमा प्रैक्टिस क्या होती है? अपनी आर्मी को डिवाइड करना, आर्मी डिवीजन। और आर्मी डिवीजन का मतलब क्या है? राइट विंग, आर्मी डिवीजन लेफ्ट विंग, सेंटर विंग और राइट विंग। आर्मी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। और इसमें भी लेफ्ट में भी, राइट में भी और सेंटर में भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 2 ब्रांचेस होती हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इसके तहत आप उतने से ही कम सैनिकों के साथ भी सामने वाले की बहुत बड़ी सेना को चारों तरफों से घेरा डालते हैं, और उसे ये समझ नहीं आता कि अटैक किस किस तरफ से हो रहा है। तो कुल मिला के अपनी छोटी सी सेना को सीधा फ्रंट से कन्फ्रंट कराने की बजाय, जैसा कि अब तक के भारतीय रूलर करते रहे हैं और वर्ल्ड के अदर रूलर करते रहे हैं, तुलगुमा प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हुए बाबर ने 3 टुकड़ों में बांटा, जिसमें राइट, सेंटर और लेफ्ट फ्रंट बनाए गए, और हर फ्रंट पे फ्लैंक क्रिएट किए गए।
फ्लैंक होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आज आपकी बॉर्डर आर्मीज ट्रेंचेस खोद के उनके बीच में से गोलियां चलाती है, उनको ट्रेंच फ्लैंक्स कहते हैं। ट्रेंचेस, खाइयां और फ्लैंकिंग टेक्निक। तो इसे फ्लैंकिंग टेक्निक भी कह सकते हैं तुलगुमा प्रैक्टिस को इंग्लिश में, द फ्लैंकिंग टेक्निक। इसके तहत क्या किया गया, बड़े पैमाने पर कार्ट इकट्ठे किए गए, उन कार्ट्स को सेंट्रल फोर्स के साथ जोड़ा गया। सेंट्रल विंग में कार्ट रखे गए, कार्ट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन किया गया और हर कार्ट से दूसरे कार्ट के बीच में जानवरों का चमड़ा इकट्ठा करके पूरे गांव में से कर्टेन्स बनाए गए, बहुत मोटी लेदर की लेयर्स बनाई गई, जिनके थ्रू एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे कार्ट को जोड़ा गया। कार्ट के बीच में इतना डिस्टेंस इजिली मेंटेन रखा कि दो कार्ट के बीच में से उनका घुड़सवार जब भी चाहे सामने वाले पे आक्रमण कर सकता था, पहली बात। दूसरी बात, हर दोनों कार्ट्स के पीछे जो ये कर्टेन्स बनाया गया है लेदर का, इस कर्टेन के पीछे मेंटलेट्स होते थे। मेंटलेट्स क्या होते हैं, ये खास तरह के पहिए लगे हुए, व्हील लगे हुए कवर्ड शेल्स होते हैं, जिनके पीछे छुप करके आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनके ऊपर रखे होते हैं कैनन्स, तोपें रखी होती हैं। तो दो कार्ट्स हैं, उनको फ्रंट से कवर किया हुआ है और आपस में जोड़ा हुआ है मोटी लेदर की कवरिंग ने, जिसमें तीर आके चुभ जाएगा तो वहीं गुम हो जाएगा, उसको फाड़ के आगे नहीं जा सकता। उनमें इतनी स्पेस रखी है कि यहां से इनका घुड़सवार बड़ी इजीली अपना आर्कर एक्टिविटीज करता रहे, तीरंदाजी करता रहे, और उस कर्टेन के पीछे इन मेंटलेट्स को के पीछे छुप करके वो लोग जिनको गोले डालने हैं कैनन के अंदर, वो इजिली हैं बैठे हैं, ना उनको तीर का अटैक होगा, ना उनके ऊपर भाला या नेजा बर्छा कुछ भी आगे उन्हें टच नहीं कर सकता, और इतनी हैवी कैनन्स उन पहियों के सहारे इजिली आगे ट्रेवर्स कर सकती हैं। इस तरह से जब इन्होंने आगे अटैक किया तो उन बग्गियों के बीच में लगे हुए उस इतने भयंकर मोटे पर्दे ने सामने वाली सेना के घोड़ों को आगे आने नहीं दिया। फिर बग्गियों का नैरो होना, उनके बीच में पैसेज बहुत कम होना, इसकी वजह से उनकी ब्रॉड सेना को कोई आउटलेट नहीं मिल रहा था निकलने के लिए, वो जबरदस्त तरीके से फंस गए। उसके पीछे सेकंड लेयर इनके घुड़सवारों की, जिनके लिए इतना स्पेस है कि वो अपने लेवल पर तीरंदाजी कर सके, और इसके बीच में एक लेयर इनके कैनन्स की, जिन्होंने बम मार मार के उनकी धज्जियां उड़ा दी। तो ये तुलगुमा प्रैक्टिस जब अपनाई, बाबर ने समझ ही नहीं आया इब्राहिम लोदी को ये क्या कर रहा है। इतने में जो उधर दो ट्रेंचेस बना रखी थी, एक ट्रेंच खड्डा खोद के और एक लेफ्ट साइड पे ट्रेंच, जितने भी आसपास के इलाके के पेड़ थे उन सारी पेड़ों की ब्रांचेस और तने काट करके उसके थ्रू एक लेयर बना रखी थी, और वहां पर भी बग्गियों का इस्तेमाल हुआ। उन पेड़ों के तने बग्गियों पर मूव कर रहे थे और उनके पीछे सैनिक थे हजार हजार की सेना में, और उन्होंने लेफ्ट से, राइट से और सेंटर से तीन तरह से अटैक करके खत्म कर दिया। जब बम का धमाका होता था तो सामने वाले के हाथी उस बम के धमाके से इतनी जबरदस्त तरीके से डर जाते थे कि वो अपनी ही सेना में एक तरह का कैओस मचा देते थे, उन्हीं को ध्वंस करने लग जाते थे। और इतने जबरदस्त तरीके से बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, मस्केट्स का, गोलियां ऐसे चलाई गई, उन्हें समझ नहीं आई ये क्या कर रहे हैं। बम से उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तीरंदाज इनके बहुत तगड़े थे, और फाइनली इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया, काम समाप्त हो गया और बाबर जीत गया। ये जो कार्ड्स इकट्ठे करके ये प्रोटेक्टेड लेयर बनाई जाती थी, इस प्रोटेक्टेड लेयर का नाम होता था अराबा। ये जो सेना को बांटा जाता था टुकड़ियों में और 3 विंग में ऑर्गेनाइज किया जाता था, ये थी तुलगुमा। तो ये तुलगुमा और अराबा तकनीक है, कभी भूलना मत। आई बात समझ में? इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बाबर पहला युद्ध जीत गया। अब बाबर जब पहला युद्ध जीत जाता है 1526 में, नाम बड़े सारे हैं इसमें भाई, है ना। अब इतना एम्फेसाइज करके बता दिया है तो याद रख लेना, ठीक है, ऐसे हड़बड़ाना मत बाद में। तुलगुमा क्या है, अराबा क्या है, फ्लैंकिंग टेक्निक क्या है, ओटोमन फाइटिंग टेक्निक कौन सी, सब एक ही बात है। पानीपत के बैटल में पहली बार कैनन्स, मस्केट्स, टैंक्स का यूज किया गया, सब एक ही बात है। ये सारी बातें ध्यान में रखना। अलग सेकंड बैटल। अब इसके बाद राणा सांगा की कहानी मैंने आपको सुना दी। अब आगरा से कुछ लगभग 60 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, यानी कि भरतपुर का इलाका, राजस्थान का भरतपुर के इलाके में युद्ध होगा। और ये जो सेकंड युद्ध है, यहाँ पर एक विलेज है, जगह है खानवा या खानुआ। खानुआ की बैटल है, द बैटल ऑफ खानवा। सैकड़ों बार क्वेश्चन आता है किस किस के बीच हुई है। राणा सांगा यानी कि मुगल्स एंड राजपूत, मुगल वर्सेस राजपूत। राजपूतों में कौन है? राणा सांगा। यहीं से राणा वंश चलेगा।
और कभी कंट्रोल में नहीं आएगा, आगे जाके राणा नहीं महाराणा आ जाएंगे, महाराणा प्रताप। तो ये राणा राणा अब यहीं से पहले दिन ही बाबरों से पंगा राणा का हो गया है, और जिंदगी भर अब ये राणा वाला पंगा नहीं रुकने वाला, ये लंबे चलेंगे बहुत समय तक कहानियां। अकबर के समय में महाराणा की एक से एक युद्ध होंगे और धूल चढ़ा देगा महाराणा प्रताप अकबर को एक समय में। फाइनली उसे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन नाको चने चबवा देगा। राणा सांगा और मुगलों की तरफ से फिर बाबर। खानवा की लोकेशन एक्सप्लेन कर दी, राजस्थान आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम भरतपुर के इलाके में खानवा नाम का गांव। खानवा के युद्ध में राणा सांगा जबरदस्त तरीके से हारता है, फिर से वही तुलगुमा प्रैक्टिस, वही ओटोमन टेक्निक और वही अरावा टेक्निक। हारने के बाद राणा सांगा वहां से रिफ्यूज ले जाता है, चित्तौड़ दौड़ जाता है। लेकिन 1527 में खानवा का युद्ध जीत करके दिल्ली और आगरा में अनबीटेबल वे में बैठ जाता है बाबर। भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई। अब जो दौड़ा हुआ है राणा सांगा, काबू तो आएगा नहीं भाई किसी के भी, कुछ ना कुछ तो फिर करेगा। और ऐसा लग रहा है बाबर को कि ये पंगा लेगा मुझे और मुझे ये छोड़ेगा नहीं। ऐसे में उसको ऐसा लगता है कि इसका जो बहुत बड़ा कट्टर समर्थक है और मेरे बिल्कुल नीचे मालवा में, जिसका नाम है मेदिनी राव, मेदिनी राव, ये किसी न किसी तरीके से मदद करेगा राणा सांगा की। तो फाइनली अगली बैटल 1528 में, ये 3 बैटल याद रखना, ये चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी मालवा में है। चंदेरी का किला बहुत प्रख्यात किला रहा है भारत का। मेदिनी राव यहाँ का मेन रूलर है। राणा सांगा बाबर इसको एक ऑफर सेंड करता है कि चंदेरी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये तुम मुझे दो, बदले में वो शमशाबाद अपनी एक लोकेशन उसे देने को मानता है। लेकिन चंदेरी का रूलर मेदिनी राव ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, उसको राणा सांगा की हेल्प करनी है और वो मिल करके बाबर की धज्जियां उड़ाएगा। ये पा करके बाबर उस पे पहले अटैक कर देता है, मेदिनी राव मारा जाता है, उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, चंदेरी का किला भी कंट्रोल कर लिया था, मालवा का चंदेरी का किला भी कंट्रोल। तो पहला बैटल पानीपत, अगले साल 1527 दूसरा खानवा, अगले साल 1528 तीसरा चंदेरी। मामला सेट है बिल्कुल। 1526 27 28 में युद्ध लड़ता रहा, 1530 में तो बेचारा निकल लिया वापस, गर्मी बहुत लगती थी, बर्दाश्त तो होता नहीं था। तो 1520 चंदेरी जाके इसका दिमाग हिल गया था, कहता ये क्या हो रहा है नीचे मालवा में, गर्मी के थपेड़े इतने, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। और महीने कौन से चल रहे हैं ये, मार्च अप्रैल मई जून वाले, तो वैसे ही दिमाग हिल गया उसका। तो कुल मिला के 1526 से 1530 तक भारत में बाबर का राज है। भारत में मुगलिया सल्तनत स्थापित हो गई। ये पीरियड सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होगा। 4 साल का जो समय था उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुगल साम्राज्य नहीं होगा, सिर्फ सत्ता स्थापित करके चला गया है। इस बात का लेजिटिमेट राइट रखता था वो। जब राणा सांगा ने उसको बुलाया था, जब इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उसको बुलाया था, तब उन्होंने तर्क यही दिया था कि तुम तिमूर के वंशज हो, दिल्ली पे हक तुम्हारा बनता है। और इब्राहिम लोदी को भी यही कहा गया बाबर की तरफ से कि दिल्ली पे हक लेजिटिमेट मेरा ही बनता है, दिल्ली का थ्रोन मुझे मिलना चाहिए। और अब जब हमारे वंशजों की सारी सीटें डिसाइड हो रही हैं, तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सीट मेरी बनती है, क्योंकि तिमूर की सीट थी। तो इस बेसिस पर वो एक राइट लेकर के यहाँ पर आता है। और जब उसने खानवा का युद्ध लड़ा था ना, तो एक बात याद रखना, खानवा के युद्ध में भारत में पहली बार बाबर ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके युद्ध को जिहाद से जोड़ा था। अपने सैनिकों को जोश से ओतप्रोत करने के लिए ये कहा था कि यह जिहाद का युद्ध है, यह काफिरों के खिलाफ इस्लाम के समर्थकों का युद्ध है। इस वजह से फोर्स बहुत ही जील के साथ लड़ी थी और तभी परास्त हुआ है। कभी नहीं हारता राणा सांगा, राणे कभी नहीं हारते अगर हर राणा की सेना में डिफेक्टर ना होते। राणा सांगा को उसी के सेना के डिफेक्टरों ने धोखा दिया और वो खानवा के बैटल से दौड़ा है। अगर उसकी उसके सेना के डिफेक्टर ना जाके मिल जाते बाबर से, तो राणा सांगा को हरा पाना शायद मुश्किल था, नामुमकिन ही था। ठीक है, तो अगर आप राजपूताना में जाएंगे तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग लोकगीत हैं जिसमें डिफेक्टर का जिक्र बड़ी बार आता है और राणा सांगा को बहुत ऊपर के रुतबे पे रखा जाता है। राणा सांगा ही था जिसने एक इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड किया बाबर को, और बाबर के कई ऑफर देने के बाद भी राणा सांगा नहीं माना था। राणा सांगा को बाबर अलाउड नहीं था इस कंट्री में, उसे दिल्ली ही चाहिए था। ठीक है, इसको राजपूत ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि सांगा और राणा ये कभी भी झुके नहीं है मुगलों के सामने, वो उनका कहना ये है। आई बात समझ में? तो ये आप याद रख लेना हमेशा। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। बाबर जब भारत से गया, भारत का
फ्लोरा फौना, रहन सहन, खान पान, लोग क्या पहनते हैं, ये सब उसने मेंशन किया है। और उसी ने बताया कि यहाँ पर लोग एक धोती जैसा क्लॉथ पहनते हैं, लायन क्लॉथ। ये पहली बार बाबर की लेखनी में इसका जिक्र आता है। ओके, अब बाबर के बाद कौन आएगा? उसका दीवाना बेटा हुमायूं। ये हुमायूं का पीरियड कब से कब तक होगा? 1530 से 1540 तक पहला पीरियड। फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी इसे हरा देगा, ये दौड़ेगा। फिर 1555 में सूरी डायनेस्टी खत्म होगी, तो फिर ये फिर आएगा 1555 से 1556 से, और सीढ़ियों से गिर के मरमरा जाएगा। इसका काम खुद ही खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आता है, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के कौन मर गया था? यही मरा था। ठीक है, ओके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इतिहास में पूछे जाते हैं। इस प्रतापी राजा को कोई और मार नहीं पाया, सारे रूलर अपने आप ही मरे हैं मुगलों के, याद रखना, इन्हें कोई मार नहीं पाया। सारे अपने बुढ़ा, अंत बहादुर शाह 2 तक के रूलर, उसे रंगून भेज दिया था, अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया था, वो वहां मरमरा गया था, लेकिन इनको मारा किसी ने नहीं है। ये मुगलों की खासियत है। जहांगीर भी ऐसे ही मरा, शाहजहां को भी कैद कर दिया था औरंगजेब ने आप आखिरी साल के अंदर, तो वो भी ताजमहल देखते देखते मर गया। सब नेचुरल डेथ में मरे। आई बात समझ में? औरंगजेब भी वो बूढ़ा हो गया था, ऐसे ही मरा था। ये आपको याद आ गया? 1530 से 1556 तक इसका पीरियड है, लेकिन बीच में 15 साल का गैप है। लेकिन बुक में डायरेक्टली कई बार दे देते थे 1530 से 1556, फिर आप गच्चा खा जाते हैं कि ये कहां से आ गया था शेरशाह सूरी। तो बीच के 15 साल 1540 से 1555 तक सूरी डायनेस्टी के हैं। आजकल सूरी सरनेम भी होता है ना, ये शेरशाह सूरी वाले अफगान सूरी नहीं है, वो ऐसे ही हिंदी सूरी है, हिंदू वाले सूरी। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट एक्सप्लेन करें। चलिए हुमायूं के बारे में समझते हैं। जब हुमायूं गद्दी में बैठा होगा तो क्या इंपॉर्टेंट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। बैटल तो फाइट करनी ही है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो अब ये अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेंगे और इनकी बैटल्स फाइट होनी शुरू होंगी। तो सबसे पहला बैटल आपको किन किन एरियाज में फाइट करनी है? तो सबसे पहला टारगेट है, अब मालवा को कंसोलिडेट करेंगे, तो मालवा को जीतने का प्रयास करेंगे, ये पहली बात। ठीक है, मालवा को जीतते जीतते जब ये ईस्टवर्ड प्रोसीड करना चाहते हैं, तो वहां पर अपने अंकल की रियासत को हैंडल कर रहा एक पर्सन शेर शाह सूरी, जिसे बाद में शेर अफगान कहा गया है या शेर खान कहा गया है। तो याद रखना, चांदी के सिक्के जो भारत की सरकार अपनाती है वो किसने चलाए हैं? शेर खान ने, या शेर अफगान ने, या शेर शाह सूरी ने। आप आज की डेट में इंडिया में कौन सा 1 रुपए का सिक्का यूज हो रहा है? सूरी कॉइन्स। आप शेर शाह सूरी के सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी लड़ाइयां होती हैं अलग अलग किन के साथ? ये शेरशाह सूरी के साथ। और शेरशाह सूरी के साथ जो पहला युद्ध है, चौसा का युद्ध 1539, चौसा का युद्ध हार जाता है हुमायूं, और किसी तरह से एक मल्लाह की मदद लेकर के नदी के किनारे किनारे बेड़ी में दुबक करके वहां से निकलता है। लेकिन फिर से दोबारा कन्नौज में युद्ध हो जाता है, और ये 1540 में है। तो कन्नौज के सेकंड युद्ध 1540 में धज्जियां उड़ा देता है शेरशाह सूरी, और ये हुमायूं वहां से किसी न किसी तरह से एस्केप करता है, वापसी का रास्ता पकड़ता है राजस्थान होते हुए, डेजर्ट से होते हुए। तो राजस्थान में अकबर का जन्म हो जाता है, लेकिन अकबर को वहां छोड़ करके चुपचाप ये निकल जाता है ईरान। और ईरान के उस समय के सफाविद रूलर इसे अच्छे वे में असाइलम प्रोवाइड करते हैं, और इसे कहते हैं सही वक्त आने पर धाड़ मारेंगे, टेंशन मत लो, अटैक करेंगे इंडिया में, तुम तब तक चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और तब तक अकबर सेफ कस्टडी में रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो तब लेगेसी बहुत थी, राजपूतों की जवान बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी दुश्मन ने हराया है, लेकिन मदद मांग ली है तो जान पे खेल के भी मदद देंगे, ये राजपूतों की निशानी है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसे कहते हैं दुश्मन के साथ भी कर्टसी निभाना। एक तो ये किसी हथियार डाले बंदे पे हथियार नहीं उठाते, इसलिए मरा पृथ्वीराज चौहान तब मोहम्मद गौरी से, वरना कब का गौरी मार दिया होता। और दूसरा, कभी किसी के पीठ पे वार नहीं करते, वरना अब तक ये हारे नहीं होते। तो ये 2 कारणों से एक्सट्रीम वेलोर इनसे जुड़ा हुआ है, इनको लगता है युद्ध में ही मरना ज्यादा बेटर है। आई बात समझ में? अब भारत में शेरशाह सूरी का टेन्योर जब खत्म होगा, तो अल्टीमेटली वापस से आएगा हुमायूं। 1555 से 1556 आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और आपको बता दिया मैंने किस तरह से। तो उस समय में मात्र 13 साल का है एक बच्चा, जो भी छोटा है, और पीरियड आ जाता है 1556 का, गद्दी पर बैठना है अकबर को। अकबर जो कि 13 इयर्स का है, और ये इस समय किसी की सरपरस्ती में है, और इसका रिजेंट है बैरम खान।
बैरम खान, जिसे ये खान बाबा कहता था, बैरम खान। ये बैरम खान इसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के कलानौर में गाजी का रुतबा प्रोवाइड करके रूलर डिक्लेयर कर देता है छोटी सी उम्र में ही। इसी तरह से अब अकबर की किंगडम के, अकबर के टेन्योर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है 1556 से लेकर के 1570 का, ठीक है जी। 1556 से 1570 का पीरियड है। इस 1556 से 1570 के पीरियड में सबसे पहले ये सेटिंग कर देता है किसकी, बाबा खान की, बैरम खान की। उसे मक्का दिखा देता है कि अब आप मक्का की तरफ निकलिए, क्योंकि वो बहुत ही तानाशाह होने लग जाता है। और अकबर का जो माइंडसेट है, अब ऐसी सेकुलर सोसाइटी में रह लिया वो, और उसने देख लिया कि किस तरह का सिस्टम है, तो वो ये चाहता है कि जो पर्सन सरेंडर कर रहा है अब उसके साथ इतना हॉस्टाइल एटीट्यूड ना रखिए, ह्यूमिलिएशन मत करिए, रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, वो योद्धा है। लेकिन बैरम खान जो है वो समझता है सिर्फ डेटरेंस की पॉलिसी, कि भय क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, जब चंदेरी पर आक्रमण किया था ना बाबर ने, तो चंदेरी पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राव ने अपने सारे परिवार के साथ और सभी औरतों बच्चों को लेकर जौहर प्रथा कर दी थी। तो ये बहुत फेमस एपिसोड है भारत के इतिहास का, उसने जौहर परफॉर्म कर दिया, चंदेरी के किले में सब जल गए। बाबर इंप्रेस नहीं हुआ इस चीज से, वो क्योंकि उसकी किताब में कहीं भी ये इवेंट का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन एक चीज का जिक्र सभी हिस्टोरियंस के थ्रू मिलता है। एक राइटर है चंद्र जो इसके बारे में बताएगा, वो ये कहता है कि बाबर ने अपनी वो प्रैक्टिस जरूर निभाई जो तिमूर करता था। जितने भी स्कल थे, जितने भी बॉडीज थी, उन सबका टावर जरूर क्रिएट किया। तो तिमूर की एक आदत थी कि जिस भी योद्धा को हराता था, जितने लोग मारे जाते थे, उन सभी को एक लाइन में टांग के ऊपर की ओर उसका टावर खड़ा कर देता था। इससे लोगों को पता लग जाता था कि अगर पंगा लिया जाएगा तिमूरों के साथ तो ये हाल होगा। तो ये स्कल टावर इसने भी खड़ा किया था चंदेरी के किले में। इससे पता लगता है कि बाबर के मन में उनके इन इमोशनल जौहर प्रथाएं और अदर चीजों को लेकर कोई सेंटीमेंट नहीं था, वो अभी भी उसमें एक बारबेरियन एटीट्यूड था, इसलिए उसने स्कल का टावर बनाया चंदेरी के किले में। तो कुल मिलाकर के जब ये बैरम खान मुगल अकबर के हुमायूं तक आते आते ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। हुमायूं की राजपूतों के द्वारा हेल्प करना, ईरान के सफाविदों की हेल्प लेना, ये सारी चीजें होना, तो एक टॉलरेंट एटीट्यूड आता है। और बचपन से ही जो अकबर रहा है ये सूफियों की सानिध्य में रहा है, सूफी लोगों इसके सराउंडिंग में रहे हैं। फैजी और अबू फजल का इस पे असर बहुत रहा है। अबू फजल इसका बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त था, उसने अकबरनामा और ऐने अकबरी किताब लिखी है जो ऑटोबायोग्राफी है अकबर की, एक तरह से 3 वॉल्यूम में। तो अल्टीमेटली इसके अंदर एक टॉलरेंट एटीट्यूड डे 1 से था। तो जब बैरम खान ये सब करने लगा तो बैरम खान को उसने कहा तो आप तो निकलो। पहले बैरम खान को नपटेया ये पहले 14 सालों के दौरान। सेकंड एस्पेक्ट, सूरियों को सेट कर दिया, सूरी पंगा लेते थे ना, सूरी सेट कर दिए। तीसरा, सूरियों को सेट करने के बाद अफगान, मतलब सूरी माने अफगान, अफगानियों को सेट कर दिया। इसके बाद अब इसने अपना फोकस किया कि मुझे नॉर्थ वेस्ट के उज्बेक भी सेट करने हैं, तो उज्बेकों को भी सेट किया गया। चौथी चीज, साउथ में मालवा को टैकल करना है, तो मालवा को भी टैकल किया गया। ये सारा काम इसने इस पहले सालों में किया। बैरम खान को उड़ाया, उसके जैसे बाकी और तानाशाहों को उड़ाया, अपने फेवरेट और अपने सेटल बंदे रखे। दूसरा, सूरी खत्म किए, जो थ्रेट थे थ्रोन को, अफगान खत्म किए, उज्बेक सेट किए, और ये मालवा और इमीडिएट नियर बाय रीजन सेट कर दिए। इसके बाद सेकंड पीरियड आता है 1570 से 1585 का, अगले 15 साल। 1570 से 1585 में इंपॉर्टेंट एरिया है। अब एक पर्सन है जो इसे ऑलवेज तंग करेगा फर्स्ट फेज से लेके एंड तक। जब ये स्ट्रांग होने लगेगा तो इसका हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम, वो इसे हमेशा इसके नाक में दम करके रखेगा, और ये मिर्जा हाकिम से इसे निजात नहीं मिलेगा कभी भी। ये मिर्जा हाकिम इसका नाक में दम कर रहा है, इसको तंग कर रहा है, बट चलो कोई बात नहीं है, उसको बियर कर रहा है, उसको सेटल कर रहा है, उसके रिवॉल्ट को सप्रेस कर रहा है। तो 1587 से 1585 गुजरात आक्रमण, गुजरात की तरफ बढ़ेगा और बंगाल बिहार उड़ीसा कंट्रोल कर लेगा। बंगाल बिहार उड़ीसा कैंपेन, गुजरात कैंपेन, और ऐसे में मिर्जा हाकिम के रिवॉल्ट, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं जो अकबर को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बट वो कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, आई विल मैनेज, दैट इज एस्पेक्ट। अब आती है बारी थर्ड कैंपेन की, 1585 से 1585 से 1605। 1605 में तो इसका टंटा ही खत्म हो जाएगा। 1585 से 1650 का ये दौर है, याद रखिएगा। इस समय उन एरियाज को कंट्रोल किया जाएगा जो एरियाज रीच से बाहर माने जाते हैं। जैसे अब दक्षिण के कुछ सल्तनत रूलर हैं,
एक तो सल्तनत रूलर नॉर्थ में है ना, एक सल्तनत रूलर साउथ में भी है, बीजापुर, गोलकोंडा, ऐसे राजा आपको साउथ में दिखेंगे, अहमदनगर, बीजापुर, ऐसे रूलर आपको साउथ में नजर आएंगे। और साउथ के यही मेन एरिया, जैसे बेराड़ है, जैसे बीजापुर है, जैसे अहमदनगर है, जैसे खानदेश है, जैसे गोलकोंडा, ये 5 प्रोविंसेस डेक्कन वाली ना इनके नाक में दम करेंगे, और इन्हें ये 5 चाहिए किसी ना किसी वे में। तो अब अल्टीमेटली साउथ की तरफ जाएगा और एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो सबसे पहले सफाविदों से कंधार ले लेगा। तो सफाविदों का संबंध देखो हुमायूं से अलग है, अकबर से अलग है। अकबर से का संबंध होस्टाइल है, हुमायूं से संबंध फ्रेंडली है। सफाविद डायनेस्टी के रूलर हैं और उनका कंट्रोल अफगानिस्तान तक था ना, तो उनसे क्या ले लिया, कंधार। तो आपको क्वेश्चन आएगा, कंधार मुगल साम्राज्य में किसने जोड़ा, अकबर ने। कंधार मुगल साम्राज्य से किसने गवाया, शाहजहां ने। शाहजहां के समय में कंधार हार जाएंगे, ये बात याद रखना। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के ये कंधार ले लेता है, थोड़े समय में मिर्जा हाकिम लुढ़क जाता है, काबुल में उसकी सत्ता होती है, ये काबुल भी ले लेता है। तो कंधार भी ले लिया, काबुल भी ले लिया, नॉर्थ वेस्ट के उज़्बेक जो थे वो उड़ा दिए, सारा मामला सेट। कश्मीर भी अनेक्स कर लिया। तो याद रखना अकबर के कंट्रोल में कश्मीर भी था। अब अकबर के समय में जब कश्मीर आएगा तो अकबर के अपॉइंट किए गए गवर्नर, यहां से पेनिट्रेशन होती है कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य की। आज जो मुस्लिम सोसाइटी आपको दिखती है ना, बस उसकी कहानी शुरू हो गई है। ठीक है, तो कश्मीर ले लिया, काबुल, कंधार ले लिया, काबुल भी ले लिया, उज़्बेक भी उड़ा दिए, पंजाब तो अपने कंट्रोल में है ही, मालवा भी कंट्रोल कर लिया, गुजरात का एरिया भी ले लिया। इसके पहले ही 1568 और 1569 में, 1568 में सिसोदिया, चित्तौड़ के सिसोदिया और रणथंभौर दोनों अपने कंट्रोल में ले लिए थे। तो राजस्थान के भी मेन एरियाज कंट्रोल में ले लिए। अब आक्रमण होगा साउथ की तरफ, तो खानदेश कंट्रोल में ले लिया जाएगा और अहमदनगर के कुछ एरिया अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। खानदेश कंट्रोल में ले लिया, अहमदनगर के कुछ एरिया अपने कंट्रोल में ले लिए। क्लियर है जी बात? लेकिन अपने रूल के लास्ट के दिनों में बहुत नाक में दम होगा, और वो नाक में दम करेगा कौन, सलीम, जिसका नाम है जहांगीर। सलीम रिवोल्ट करेगा आखिरी सालों के अंदर, वो गद्दी के लिए और अदर चीजों के लिए उसकी एस्पिरेशंस है अपनी। अब फिर पॉपुलर स्टोरीज के थ्रू जाओगे तो कहेगा अनारकली के लिए विद्रोह करेगा, लेकिन हिस्ट्री में अनारकली का जिक्र कहीं नहीं है। ये फिर वही कहानी आ जाती है पद्मावती वाली कहानी, कि अगर आप गाने ले लें, पोएट्री ले लें, तो उसमें पद्मावती कोई है, और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण भी करता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के थ्रू जाएं तो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण में पद्मावती का कोई जिक्र नहीं आता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ऐसे पैराडॉक्स होते हैं। अब अनारकली कौन है भैया, पता तो है नहीं कुछ, लेकिन अल्टीमेटली प्रिंस सलीम जो है ये विद्रोह करता है, और यही बाद में जाना गया जहांगीर, तो इसके हाथों अकबर तंग रहता है। और जबकि इतना याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से ही उसे सलीम मिला था, यानी कि अकबर को जब पुत्र प्राप्ति नहीं होती थी, तो ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आया है, अकबर किस चिश्ती संप्रदाय को मानता था, सॉरी किस सूफी सिलसिले को मानता था, चिश्ती सिलसिले को मानता था। दरगाह किसकी थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये किसको फॉलो करता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को, ये बात याद रखना। वहां से इसे सलीम की प्राप्ति होती है। सलीम यानी कि जहांगीर, ये किसका पुत्र है, ये अकबर और अकबर की पत्नी, जो आज के जयपुर और तब के आमेर के किले के राजा भारमल की पुत्री हुआ करती थी। और ये कौन से राजपूत रूलर है, कच्छवाहा।